नमस्कार, ब्रॉडकास्ट इंडिया में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम कोशिश करते हैं जटिल विषयों की परतें हटाकर उनके पीछे की असली कहानी को समझने की। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद बहुत सीधा साधा लगे, भारत के नक्शे। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ भूगोल की लकीरें नहीं हैं, ये शक्ति, सोच और पहचान के बहुत शक्तिशाली औजार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जरा इन दो नक्शों को देखिए। हैं तो दोनों ही भारत के, पर कितने अलग अलग तरीकों से। एक तरफ है हमारा आज का राजनैतिक नक्शा जो सीमाओं और पैमानों पर बना है, और दूसरी तरफ है 17वीं सदी का एक जैन ब्रह्मांडीय नक्शा जो भूगोल से ज्यादा दर्शन की बात करता है। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से भारत का असली नक्शा कौन सा है और एक नक्शा आखिर दिखाता क्या है। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये सवाल हम पूछ किससे रहे हैं। एक के लिए नक्शा एक वैज्ञानिक उपकरण है, नेविगेशन का एक जरिया, तो दूसरे के लिए ये ब्रह्मांड को समझने का एक आध्यात्मिक गाइड है, एक फिलॉसफिकल नजरिया। आधुनिक कार्टोग्राफी यानी नक्शा बनाने की जो तकनीक हम आज जानते हैं, उससे पहले भारत में नक्शे अक्सर ब्रह्मांडीय होते थे। उनका मकसद सरहदें खींचना नहीं, बल्कि पवित्र यात्राओं का रास्ता दिखाना था। वो दुनिया को नापने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए बनाए गए थे। तो इन शुरुआती नक्शों का असली मकसद क्या था? दिलचस्प बात यह है कि ये नक्शे असल में जमीन का नहीं, बल्कि आस्था का भूगोल दिखाते थे। उनका मुख्य लक्ष्य टॉपोग्राफिकल एक्यूरेसी, मतलब जमीन का इंच इंच सही नाप दिखाना, था ही नहीं। वो तो तीर्थ यात्रियों को पवित्र जगहों तक पहुंचाने के लिए, या फिर जैन दर्शन की तरह एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझाने के लिए बनाए गए थे। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग ही तरीका था। और फिर भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, और वो अपने साथ नक्शे बनाने का एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी तरीका लेकर आए। ये आध्यात्मिक समझ से वैज्ञानिक नियंत्रण की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ। फिर 1802 में शुरू हुआ ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। ये एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम था, जिसका मकसद था पूरे उपमहाद्वीप के चप्पे चप्पे को वैज्ञानिक तरीके से नापना। और 20वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेजों ने सैन्य और प्रशासनिक कामों के लिए इतने सटीक नक्शे तैयार कर लिए थे जिनकी कोई मिसाल नहीं थी। ये सब कुछ कंट्रोल के बारे में था। जरा इस ब्रिटिश नक्शे की डिटेलिंग देखिए। एक एक रेलवे लाइन, हर नहर, हर छोटा बड़ा गांव, सब कुछ बड़ी सटीकता से दर्ज है। अंग्रेजों के लिए नक्शा बनाना एक तरह का इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट था। अपने इलाके के बारे में ज्ञान का एक ऐसा संग्रह बनाना जो व्यवस्थित हो, तर्कसंगत हो और जिसे कंट्रोल किया जा सके। ये एक तरह से केओस पर ऑर्डर थोपना था। और यहीं हम एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एपिस्टेमिक वायलेंस, यानी ज्ञान पर हिंसा। ये तब होता है जब कोई शक्तिशाली समूह अपने ज्ञान के सिस्टम को स्थानीय लोगों पर थोपता है और उनकी अपनी समझ को मिटा देता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक नक्शों ने सदियों से चले आ रहे भारतीय ज्ञान को एक तरह से खारिज कर दिया, उसे हाशिए पर धकेल दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ जमीन पर नई लकीरें नहीं खींची, उन्होंने ज्ञान के पूरे नक्शे ही बदल दिए। मामला इससे भी ज्यादा गहरा है। ब्रिटिश नक्शों ने सिर्फ भारत को दर्शाया नहीं, उन्होंने सक्रिय रूप से भारत को एक अकेली राजनीतिक इकाई के रूप में गढ़ा। एक ऐसा भारत जो पहले कभी था ही नहीं। जैसा कि इतिहासकार मैथ्यू एडनी ने कहा था, साम्राज्य इसीलिए मौजूद है क्योंकि उसका नक्शा बनाया जा सकता है। नक्शा बनाना सिर्फ एक रिकॉर्ड रखने जैसा नहीं था, ये साम्राज्य को परिभाषित करने और उसे असलियत में लाने का एक एक्शन था। इसको ऐसे समझिए, ब्रिटिश नक्शों से पहले ये उपमहाद्वीप कई अलग अलग राज्यों का एक समूह था जिनकी सीमाएं अक्सर बदलती रहती थीं। लेकिन ब्रिटिश नक्शों के बाद ये कठोर, तय सीमाओं वाला एक राजनीतिक क्षेत्र बन गया। उन्होंने यूरोप का एक देश एक सीमा वाला मॉडल एक ऐसी जगह पर थोप दिया जहां सदियों से ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। इसका एक सटीक उदाहरण हमें नागा लोगों के मामले में देखने को मिलता है। 1867 में एक ब्रिटिश कमिश्नर ने खुद ये माना कि उत्तर पूर्व में खींची गई एक सीमा प्रभावी रूप से काल्पनिक थी। इसका स्थानीय जनजातियों या वहां के भूगोल से कोई लेना देना नहीं था। तो जाहिर है नागा लोग उस सीमा को पार करते रहे जैसे कि वो वहां हैं ही नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया में, उनके अनुभव में वो लकीर असल में वहां थी ही नहीं। नक्शों के जरिए अपना दबदबा बनाने का एक और शक्तिशाली तरीका था जगहों का नाम बदलना। ये सिर्फ एक भाषाई बदलाव नहीं था, ये संस्कृति को मिटाने की एक कोशिश थी। टोपोनिमी
यानी जगहों के नामों का अध्ययन हमें बताता है कि नाम अपने अंदर गहरा सांस्कृतिक मतलब समेटे होते हैं। जब किसी जगह का नाम बदला जाता है तो असल में उसके इतिहास को मिटाने की या उसे फिर से लिखने की कोशिश की जाती है। और ये प्रक्रिया काम कैसे करती थी? सबसे पहले नामों को सरल बनाया गया ताकि अंग्रेजों को बोलने में आसानी हो। जैसे लक्षद्वीप बन गया लैकिडीज। फिर नामों में अंग्रेजी शब्द जोड़े गए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। और आखिर में उन्होंने सब कुछ मानकीकृत कर दिया, यानी स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्थानीय बोलियों और उच्चारणों को हटाकर एक ऑफिशियल ब्रिटिश स्पेलिंग लागू कर दी गई। जैसा कि औपनिवेशिक नक्शा बनाने के एक पर्यवेक्षक ने कहा था, स्वाभाविक रूप से अलग अलग लोगों को बस एक ही इलाके में डाल देना, हम आज इसकी कीमत चुका रहे हैं। ये टिप्पणी इन फैसलों के उन स्थायी परिणामों की ओर इशारा करती है जिन्हें हम आज भी महसूस कर रहे हैं। और ये हमें सीधे तौर पर उन ऐतिहासिक नक्शों की हिंसक विरासत तक ले आता है, जो लकीरें कभी औपनिवेशिक प्रशासन की सहूलियत के लिए खींची गई थी, वे आज भी संघर्ष का कारण बनी हुई हैं। आज के कई बड़े सीमा विवादों की जड़ें सीधे तौर पर उसी दौर ने हैं। कश्मीर का मुद्दा ब्रिटिश विभाजन और अधूरी छोड़ी गई सीमाओं से पैदा हुआ। अरुणाचल प्रदेश पर भारत-चीन विवाद की जड़ मैकमोहन रेखा पर असहमति है, जो अंग्रेजों ने खींची थी। और भारत-नेपाल के बीच काला पानी विवाद 1816 की एक ब्रिटिश नेपाली संधि की अस्पष्टता से उपजा है। ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। इसका मतलब साफ है, औपनिवेशिक नक्शों की परछाई बहुत लंबी और हिंसक होती हैं। जो रेखाएं एक सदी से भी पहले प्रशासन की सुविधा के लिए खींची गई थीं, वे आज भी हमारे भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही हैं और दुर्भाग्य से अक्सर संघर्ष को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नक्शे सिर्फ दुनिया को दिखाते नहीं, बल्कि उसे बनाते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, आज हम जो नक्शे बना रहे हैं, चाहे वे डिजिटल हों, राजनीतिक हों या सामाजिक, वे आने वाले कल को कैसे आकार देंगे? आज के लिए बस इतना ही। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए ब्रॉडकास्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।